हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो फिजिक्स का हमारा सेशन है बच्चे, और आज हमारी पहली कक्षा है। फिजिक्स के इस सेशन के अंदर आज यूनिट नंबर 1 हमारे द्वारा शुरू की जाएगी, जो आप सभी के लिए आपके एग्जाम से रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, उन्हीं से संबंधित होगी मेरे भाई। सो यूनिट 1, जिसको सरल शब्दों में हमारे द्वारा कहा क्या जाएगा सर, इसको हमारे द्वारा कहा जाएगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट बोले तो भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन के नाम से इसको हमारे द्वारा पुकारा जाएगा। ठीक है, ये जो भौतिक जगत तथा मापन, यहाँ पे सामान्यतः हमारे जितनी भी चीजें, जितने भी कंसेप्ट बच्चे हमारे रहने वाले हैं, वो सारे के सारे सर मेजरमेंट से रेलिवेंट रहने वाले हैं। यानी हमारे आसपास, इंडस्ट्रीज के अंदर, बिजनेस के अंदर, या हमारी डेली लाइफ कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, यानी हमारे सामान्य जीवन को आसान बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों को हम मेजर करते हैं, मापते हैं, उन सारी चीज़ों के विषय में अध्ययन किया जाएगा। और हमारी फिजिक्स से रेलिवेंट जिस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, उनकी फाउंडेशन हम तैयार करेंगे। और इसी यूनिट के लास्ट में फिर जैसे एमसीक्यूज हमारे मीडियम लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे हमारे द्वारा प्रैक्टिस किया जाएगा। बट उन सबसे पहले हमारा फाउंडेशन हम तैयार करते हैं कंसेप्ट्स के माध्यम से। देखिए बच्चे, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे फिजिक्स की ही डेफिनेशन हमारे द्वारा अगर दी जाए, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की परिभाषा दी जाए, जब भी हम किसी भी विषय की डेफिनेशन देने को जाते हैं, तो बहुत सारे वैज्ञानिक जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनके चेहरे, उनकी डेफिनेशंस, परिभाषाएं हमारे सामने आने लगती हैं। बट हमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हमें उसी टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है, फोकस करना होता है। अब मेजरमेंट से रिलेटेड अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स की मेजरमेंट से रिलेटेड एक परिभाषा आपको छोटी सी दी गई थी। इसमें कहा गया था, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। यह मापन का विज्ञान है। एक सरल सी बात हमें बताई गई थी मेरे भाई, यह मापन का विज्ञान है। यानी आप कह सकते हैं सर साइंस ऑफ मेजरमेंट। यानी फिजिक्स को अगर एक थीम के तौर पे आप देखें, तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर, फिजिक्स और कुछ नहीं है, हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो मेजरमेंट्स हम करते हैं ना, उनकी साइंस है। हालांकि आप लोगों ने जब पहली बार फिजिक्स की परिभाषा पढ़ी होगी, तो आपने कुछ ऐसी पढ़ी होगी कि जो हमें नेचर और नेचुरल फिनोमिनन, यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करवाए। ठीक है सर, ब्रॉडली आप ऐसा बोल सकते हो, बट यहाँ पर हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर करें, तो फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब आप कहेंगे सर, मेजरमेंट वाली चीजें तो हमारे द्वारा मैथमेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। देखो मेरे भाई, मैथमेटिक्स में आप मेजर तो कर सकते हो, लेकिन मेजरमेंट करना किसका है? आपको मेजरमेंट किसी लेंथ का करना है, या मेजरमेंट आपको किसी मास, यानी सर किसी द्रव्यमान का करना है, आपको टाइम का करना है? ये कहाँ से सीखोगे सर? ये सारी चीजें आपको फिजिक्स के द्वारा ही सिखाई जा सकती हैं। तो ब्रॉडली आप ऐसा बोल सकते हो कि साइंस ऑफ मेजरमेंट इज फिजिक्स, वही हमारी भौतिक विज्ञान है इस यूनिट के परिप्रेक्ष्य के अंदर। ओके सर, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अपने कंसेप्ट की। आप लोग पेशेंस रखिएगा, एकदम से आप सारे के सारे डायमेंशंस किसी भी कंसेप्ट के बारे में क्लियर करने की कोशिश मत कीजिएगा।
अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको चाहिए, आपको सिलेबस को डिस्कस करना है, तो आपको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे वनडे एग्जाम में करते हैं, तो वनडे एग्जाम में हर 2 लाइन के अंदर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होती हमारी कंसेप्ट को पढ़ने की। यहाँ पर हम 3-4 इंडिविजुअल कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनको मिक्स करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर मिक्स करेंगे। क्योंकि एग्जाम के अंदर भी तो क्वेश्चन हमारे लेवल के अगर एग्जाम हम देते हैं तो इसी प्रकार से तो हमें देखने को मिलता है। तो सर क्यों ना फिर हम स्टडी भी वैसी रखें, लेकिन आपको उसके लिए रखना पड़ेगा पेशेंस। ओके सर, तो आप सभी की तरफ से कमेंटमेंट में समझ लेता हूं कि सर हमारा पेशेंस आपके साथ रहेगा, बट कंसेप्ट हमारे इस लेवल तक होने चाहिए सर कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमारा ना छूटे। ठीक है भाई। अब सर फिजिक्स तो आपने बोल दिया भाई, हमारे आसपास की मेजरमेंट है, उसी का विज्ञान है। बट सर आप क्या हमें थोड़ा सा बता सकते हो कि हम मेजरमेंट से क्या समझें? ये आपने जो एक शब्द लिखा है सर यहाँ पे, मेजरमेंट या मापन, तो सर हम इससे क्या अनुमान लगाएं? देखो मेरे भाई, ये जो मापन शब्द है ना, ये जो मेजरमेंट आप सभी के सामने टर्म लिखी हुई है, इसका सरल सा मतलब ये है सर, कंपेयर करना। कंपेयर करना सर, तुलना करना। कंपेयर किस चीज के साथ में करना मेरे भाई? कंपेयर करना किसी भी नॉन क्वांटिटी के साथ में। नॉन क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करना, यानी किसी भी चीज की जो पहले से हमें ज्ञात मात्रा है उसके साथ में अज्ञात मात्रा को कंपेयर करना हमारे द्वारा मेजरमेंट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, भाई आप लोग कहीं पे किसी प्लेग्राउंड में गए हुए हो, उस प्लेग्राउंड के अंदर आपने देखा कि भाई एक दीवार है, वो दीवार की आप ये सोच रहे हो, अपने 3 दोस्तों के साथ खड़े होकर आप लोग बात कर रहे हो कि भाई ये दीवार जो है ना यार, क्या मैं इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो बोला भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दीवार को मेजरमेंट करना पड़ेगा। आप पहले दीवार को मापिए कि कितनी ऊंचाई है इसकी, कितनी लंबाई है ऊपर की तरफ इसकी। तो आपने क्या किया, आप बोलोगे मेजरमेंट, मैं कैसे मेजर करूं इसको? बोला भाई तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा पहले से नॉन या पहले से जानकारी वाला तरीका है? तुम उसी से कंपेयर कर लो। जैसे, तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मेरे पास एक तरीका तो है, मैं है ना पता क्या करता हूं, मैं है ना अगर मैं ऐसे करूं, जैसे हम नहीं मापते कई बार, एक बिलात, इसको अलग अलग नाम बोलते हैं अपने नेटिव भाषा में, एक बिलात, 2 बिलात, 3, ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो बोला भाई मैं ऐसे है ना, अगर मैं ऐसे मेजर करूं, तो ऐसे मेजर करते हुए ये 1 2 3 4 5 6 6 बिलात की ऊंचाई जो है ना, मैं उसके ऊपर से कूद सकता हूं। तो बोला तुम ऐसा करो, तुम पहले से जानते हो कि तुम इतने इतने 6 में कूद सकते हो, तो तुम जाकर के दीवार को देखो कि कितने बिलात की है। दीवार पे गए, 1 2 3 4 5, अरे भाई दीवार तो 5 बिलात है, यानी मेरे 5 हाथ जितनी है, मैं तो कूद सकता हूं। तो हमने क्या किया, मेजरमेंट किया दीवार का। मेजरमेंट मतलब हमें पहले से जिस चीज का पता था, 1 2 3 4 5 6, हमें पहले से जितनी लंबाई का पता था ना, हमने उसी के साथ कंपेयर कर दिया। हाँ भाई ये दीवार कितने बराबर है, कितने बिलात के बराबर है, या कितने मेरे हाथ के बराबर है, मतलब ये इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यही मेजरमेंट होता है सर। तो मेजरमेंट का मतलब ही होता है कि जो नॉन क्वांटिटी आपके पास में पहले से ज्ञात मात्रा किसी चीज की है, उसके साथ उसको कंपेयर कर दो, सामने वाले चीज को मेजरमेंट बोल दिया जाएगा। ऐसे ही दूध वाला आता है, तो दूध वाला क्या करता है, उसके पास में एक बर्तन होता है जिसको हम नाप बोलते हैं, नाप बोलते हैं। एक होता है ना, एक इस प्रकार का बर्तन, अगर आपने देखा हो कभी, इस प्रकार का होता है उसके पास। तो आपको दूध डालेगा तो हमेशा क्या करेगा, इससे भर भर के डालेगा, डायरेक्टली आपका बर्तन लेकर के उसमें बाल्टी को उल्टी नहीं करेगा सर, वो पहले इसमें डालेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में ये नॉन क्वांटिटी है पहले ही, उसकी पूरी जानकारी उसको उसको पता है कि इसके अंदर 1 लीटर आता है। तो अब इससे माप माप के मेजर कर करके आपके बर्तन में डाल देगा। तो उसने जो मेजरमेंट किया, उसने क्या किया, उसने पहले से उसके पास जो ज्ञात मात्रा थी ना किसी बर्तन की, उससे मेजर किया, उससे कंपेयर किया है, दूध को कंपेयर करके आपको डाल दिया। तो मेजरमेंट का मतलब यही है मेरे भाई, कंपेयर करना, पहले से आपके पास में कोई ज्ञात मात्रा है उससे आप कंपेयर करो, तो मेजरमेंट आ जाती है किसी भी चीज की, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, चाहे वो आपका मास यानी द्रव्यमान हो, कोई भी चीज हो मेरे भाई। तो मेजरमेंट का सिंपल सा मतलब उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और मस्तिष्क के अंदर बातों को सेट करते हुए चलें आप, शॉर्टकट में भागने की कोशिश ना करें, नहीं तो सर अपने जो एग्जाम्स हैं
ये कवर होना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है सर, मेजरमेंट पता लग गया। अभी जो हमारे पास में सर किसी भी चीज की हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज की मेरे भाई हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं सर, उसको लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, एक मानक का यूज करते हैं। उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं सर, अगर आपने कोई मेजरमेंट किया तो उसको मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, उस मेजरमेंट को मेरे भाई रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, कुछ मानक निर्धारित कर रखे हैं, यानी कुछ फिक्स नाम रख रखे हैं। उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं यूनिट, उन चीजों को बोलते हैं इकाइयां। ठीक है, यूनिट या इकाई। जैसे भाई आपने पुराने समय पे हम कैसे मापते थे, मैंने कहा ना 1 बिलात, 2 बिलात, 3 बिलात। ये बिलात जो मैं बोल रहा हूँ उसका नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। ऐसे हमने क्या कर रखा है सर, मेजरमेंट के तरीके अपना रखे थे। तो ये बिलात क्या था, ये बिलात एक यूनिट था, एक इकाई था जो हमारा क्षेत्रीय था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं था, क्षेत्रीय था। अच्छा, किसी ने क्या कर रखा था, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। पुराने समय पे लोग ऐसे भी तो मापते थे। जैसे आप लोग देखो कई बार बचपन में गेम खेलते थे तो एक बहुत बड़ी आप लाइन खींचते थे धरती के ऊपर, उसमें से कुछ बीच में लाइनें खींचते थे, उसके लंगड़ी बोलते थे ना, लंगड़ी। तो कई बार वो लंगड़ी खेलते थे, जब बहुत बड़ी वाली लंगड़ी खेलते थे तो हम क्या करते थे, कदम से 1 2 3 ऐसे कदम से कदम करके मापते थे ना। तो वहां पे हम बोलते थे भाई 5 कदम लंबाई, 10 कदम चौड़ाई, ऐसे करते। तो वहां पर एक इकाई का यूज किया आपने, कदम। अब सर ये तो हुई क्षेत्रीय भाषा में। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने इन्हीं सारी चीजों का उपयोग करना शुरू किया तो हमने उसको क्या किया सर, एक अलग अलग नाम दिए, तो उनको हमने यूनिट बोला। जैसे आज हम क्या करते हैं सर, आजकल हम यूनिट के रूप में किलोग्राम का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, सेकंड का यूज करते हैं। तो ये मेरे भाई क्या होती है सर, हमारे पास में होते हैं यूनिट्स। तो मेजरमेंट करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है सर, आपको पड़ती है यूनिट्स की। अच्छा, एक तीसरी चीज होती है मेरे भाई, ये मेजरमेंट जो है ये किसका करते हो आप लोग, आप लोग मेजरमेंट किसका करते हो। भाई आपका जो मापन का काम चल रहा है, आप लोग मेजरमेंट किस चीज का करते हो, आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर मेजरमेंट या तो हम लंबाई का करते हैं, लेंथ का करते हैं। भाई मेजरमेंट किसका करते हो मेरे भाई, आप कहोगे सर मेजरमेंट हम या तो लेंथ का करेंगे। अच्छा, और बोलोगे सर या हम मान लो कि दूध वाला आया तो उसमें मास वगैरह, द्रव्यमान वगैरह का कर सकते हैं, वॉल्यूम का कर सकते हैं, आयतन का कर सकते हैं, या किसी खेत का अगर हमें देखना हो तो एरिया यानी कि सर क्षेत्रफल का कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये जो मेजरमेंट है ना सर, हम किसी न किसी चीज का तो करेंगे, अपना खुद का थोड़ी करेंगे, खुद का भी कर सकते हैं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ। तो मेजरमेंट करने के लिए आपके पास में कोई तो चीज चाहिए। तो जिस चीज का भी मेजरमेंट किया जाता है, जिस चीज का भी मेरे भाई मेजरमेंट किया जाता है, उस चीज को हमारे द्वारा क्या कहा जाता है सर, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी या उसको कहा जाता है मेरे भाई भौतिक राशि कहा जाता है। जिस भी चीज का हम मेजरमेंट करते हैं तो उस चीज को हमारे द्वारा फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है। तो मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। एरिया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम यानी आयतन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, वर्क क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसका भी आप मेजरमेंट करते हो, फिजिकल क्वांटिटी सर। तो मेरे भाई मुझे एक बात बता दो यहां से, सिर्फ एक बार बता दो कि क्या आपको ये समझ में आया। अभी तक हम केवल और केवल इस चैप्टर का फाउंडेशन बना रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, क्या आपको समझ में आया यूनिट का मतलब क्या है, क्या आपको समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, मेजरमेंट मतलब कंपेयर करना, यूनिट मतलब मेजरमेंट करके हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, तो किस किस स्टैंडर्ड के रूप में लिखते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। अच्छा, जिस चीज का मेजरमेंट किया जाता है सर उसको हमारे द्वारा फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि के नाम से
जाना जाता है। समझ में आ गई होगी बात आप सभी को, इतनी मैं एक्सपेक्टेशन आप सभी से करता हूँ। ये 3 चीजें मैंने जस्ट बताई हैं ताकि चैप्टर को मैं शुरू कर सकूं, है ना। चैप्टर को शुरू करने के लिए फाउंडेशन बनाया है 3 चीजें। बार बार इनका शब्दों का यूज करूंगा, नाम, यूनिट्स आएंगी, यूनिट्स की परिभाषा भी दूंगा मैं आपको, यानी कि डेफिनेशन जहां पे देनी है वहां पे दूंगा बच्चे। घिसी पिटी लिखी लिखाई किताब में जैसा लिखा हुआ सीक्वेंस में वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, और किताब के जो रटेरा डेफिनेशन से परिभाषाएं वो भी नहीं लिखूंगा मेरे भाई, ना तो पेपर के अंदर वो मिलनी है। पेपर के अंदर आपके खुद का आईक्यू का उपयोग होने वाला है, खुद का आईक्यू यूज होगा, तो इसका मतलब सर हमें भी अपनी अप्रोच वैसी रखनी पड़ेगी। ओके सर, अभी पहली चीज जो हमारी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस यूनिट में, नीड फॉर मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता, नीड फॉर मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। पहला हमारा जो कंसेप्ट बनता है यहाँ पे, अगर हमने मेजरमेंट क्या उसको सीख लिया, तो हमें सर कुछ तथ्य देने पड़ेंगे, कुछ हमारे तरफ से हमें कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो यार, सबसे पहली बात जो है मेजरमेंट के लिए वो है सर एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब है मेरे भाई सटीकता और मानकीकरण। 2 चीजें मेरे भाई, सटीकता और मानकीकरण। मतलब मेजरमेंट क्यों आवश्यक है, पहली चीज मैंने लिखी सटीकता। सटीकता का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर हम मान लीजिए किसी भवन का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, मान लो हमने क्या करना है सर, अपना भवन बनाना है, अपना घर बनाना है सर। अपना घर हम जब बनाने के लिए, जो मिस्त्री है सर वो आएगा, तो मकान बनाते समय सबसे पहले क्या करेगा, सपोज करो उसने एक दीवार खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, 4 दीवारें बनानी उसको। तो एक दीवार खड़ी करने के बाद मेरे भाई जब दूसरी दीवार वो बनाएगा, तो सर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि ये वाली दीवार कितनी लंबी है, उतनी ही लंबी मैं ये भी दीवार करूं। तरीका कोई भी हो सकता है मेजरमेंट का, लेकिन सर उसको करना तो पड़ेगा ना। जितनी लंबी ये दीवार है उसी दीवार को कंपेयर करके उसने दूसरी दीवार भी तो खड़ी करनी है, तीसरी दीवार भी तो करनी है। यानी कि सर उसको एक्यूरेसी रखनी है कि सभी जो दीवारें हैं ना इनका लेवल एक समान हो, तभी तो छत आपकी समान समान स्तर पे आएगी सर, निश्चित आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो पहली बात तो सर आपको मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं, दीवारों को मापना पड़ेगा सर, उस मिस्त्री को मापना पड़ेगा, उस कारीगर को मापना पड़ेगा। मापने के लिए क्या करेगा सर, मेजरमेंट करेगा, उस लंबाई को मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर किसी न किसी यूनिट में तो मापेगा। तो पहली बात तो सर हम जब कोई भवन निर्माण वगैरह करते हैं तो वो एक्यूरेट रहे, वो एक्यूरेसी में हो, सही हो, तो इसलिए हम लोग मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है हमें, इसलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है भाई कि पहली बार मान लो मिस्त्री ने कोई मकान बनाया, पहली बार जब उसने बनाया उसने एक्यूरेसी से बना दिया, अब भविष्य के लिए वो क्या करेगा, वो कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर देगा कि भाई जब मकान बनाते हैं ना तो खिड़की जहाँ पे लगती है ना उस दीवार को हमें इतना ऊंचा करना है, और जिस दीवार पे दरवाजा लगेगा उसको हमने इतना चौड़ा करना है। यानी कि आपकी क्या करेगा, वो कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है कि भाई अच्छा घर बनाने के लिए इतना लंबा दरवाजा होना चाहिए, इतनी बड़ी खिड़की होनी चाहिए, उसमें इतनी मोटी चौड़ी दीवार होनी चाहिए। मतलब वो क्या करेगा, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी चीजें है ना एक स्टैंडर्ड के तौर पे फिक्स कर देगा। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे घर बनवाएगा तो उसको साफ साफ बोल देगा कि देख भाई अच्छा घर बनवाना है तो इतनी चौड़ी दीवार आएगी, इतनी लंबी होगी, इतनी ऊंचाई पे छत आपकी आनी चाहिए, तो ऐसे स्टैंडर्ड उसको बताएगा, है ना। यानी मानकीकरण का मतलब बच्चे भविष्य के लिए निर्धारण, भविष्य के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस जो मेजरमेंट से संबंधित हैं उनको फिक्स कर देगा।
तो ये सारी चीजें कब हो सकती हैं? जब मेजरमेंट करोगे। मेजरमेंट करने के बाद ही आपकी बनाई हुई चीज में एक्यूरेसी आ सकती है, और मेजरमेंट करके ही आप भविष्य के लिए भी कुछ नियम सेट कर सकते हो कि भाई हमें अगर ये काम करना है तो इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हम लोग इन चीजों को बना सकते हैं। तो आपकी पहली बात होगी बच्चे एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरी बात है, दूसरा हमें आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता क्या है मेजरमेंट की? वो है मेरे भाई साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एडवांसमेंट बोले तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास। भाई आप मान लीजिए कि आप कोई वैज्ञानिक है, भविष्य के अंदर वो रिसर्च का काम कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, और उस वैज्ञानिक ने अनुसंधान करके उसको एक मेडिसिन बनानी है, उसको एक दवा बनानी है। तो सर मेडिसिन बनाएगा तो उसको पता होना चाहिए कि भाई इस मेडिसिन के अंदर कौन सा साल्ट कितनी मात्रा में डालना होगा मुझे ताकि ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, है ना। तो उसको जितने भी साल्ट वगैरह ऐड करेगा, एसिड मिलाएगा, कुछ बेस मिलाएगा, तो उन सभी की एक फिक्स क्वांटिटी तो डालनी पड़ेगी सर। और भविष्य के लिए भी ये निश्चित करना पड़ेगा कि भविष्य में कोई भी इस दवाई को बनाएगा तो इतनी क्वांटिटी में इसको डालेगा। अब क्वांटिटी कितनी मात्रा में क्या डालना है वो कैसे पता लगता है? आप लोग मेजरमेंट आपको करना आता होगा तभी तो हो सकता है सर। तो मेजरमेंट की आवश्यकता हमें रिसर्च काम में मिलती है, जिससे हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जो है वो आगे बढ़ता है मेरे भाई। तीसरी हमें क्यों आवश्यकता है सर मेजरमेंट करने की? तीसरी हमें इसलिए भी आवश्यकता है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है, व्यापार एवं उद्योग। ठीक है मेरे भाई, व्यापार एवं सर उद्योग। तो यहां पर भी आवश्यकता है। कैसे सर? अब मान लो कि आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हो, किसी चीज़ को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, और आप चीज़ों को क्या करते हो, आप चीज़ों को की पैकिंग करते हो, है ना, आप चीज़ों को पैक करते हो। अब आपको अगर मेजरमेंट ही नहीं करना आएगा कि भाई आपको कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में पैक करनी है, कितनी मात्रा में आपको सामने वाले देश को भेजनी है, तो कैसे पैकिंग करोगे सर? तो बिजनेस भी नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई कंट्री एसिड भेजना आपको किसी दूसरे देश में, उस एसिड के अंदर वाटर भी मिक्स करना है आपको। अब आपको क्वांटिटी नहीं पता होगा कि भाई किस काम के लिए वो कंट्री मंगवा रहा है, तो मैं कितना पानी उसके अंदर मिक्स करूं। अगर आपको ये मेजरमेंट नहीं आते होंगे तो सर कैसे करोगे? आप नहीं कर पाओगे फिर भी, है ना। या फिर आप मान लो इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए आप कॉपी किताब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको अगर उस आर्टिकल का साइज का मेजरमेंट नहीं करना आता होगा, अगर आपको उस आर्टिकल के आकार का मापन नहीं करना आता होगा, तो सर कैसे आप बनाओगे उसको? एक पेन छोटा बनाओगे, दूसरा बड़ा बनाओगे। तो मेजरमेंट हमें बिजनेस और इंडस्ट्री के पर्पज से भी मेरे भाई आवश्यक होता है सर चलना। अच्छा, उसके बाद कन्वीनियंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन की निर्भरता बोल सकते हो या सुगमता बोल सकते हो, है ना। दैनिक जीवन की सुगमता बोल सकते हो या जीवन की सुविधा बोल सकते हो। तो दैनिक जीवन की सुविधा के लिए भी हमें बच्चों ऐसा करना पड़ता है। जैसे अभी आप मान लीजिए कि आप क्लॉथ्स खरीदने गए, भाई आप लोग मार्केट गए और आपको कपड़े खरीदने, कपड़े वाले ने कहा कि हाँ जी बताइए किस साइज के कपड़े चाहिए। आप बोलोगे साइज वो तो मुझे नहीं आता भाई, मुझे नहीं पता क्या कुछ है। तो सर शॉपकीपर क्या होगा, अलग अलग तरह के आर्टिकल दिखाएगा, असुविधा होगी। लेकिन आपको पहले ही पता, आप मेजरमेंट कर सकते हो, आपके घर पे इंची टेप या फीता रखा होगा,
कमर देखिए आपने, हाँ जी 34 की कमर है, इस साइज में दिखा दीजिए तुरंत आपको ला के दिखा देगा सर, है ना। तो मेरे भाई कपड़े खरीदने गए या कोई और भी हम चीज करने, अब भाई आप सपोज करो आपको, आपके पास में 2 घंटे हैं और 2 घंटे में आपको एक शहर ए है, यहाँ से आपको सिटी बी तक जाना है। तो मेरे भाई सिटी ए से सिटी बी तक अगर आप लोग जाओगे तो आपको अगर डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर, आपके पास 2 घंटे हैं, आपको किसी ने कहा भाई से सिटी ए से सिटी बी जाके आओ और बताओ कितनी देर में आ जाओगे, तो तुम उसको टाइम दोगे? भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट जाने का, 20 आने का, आधे घंटे का मुझे काम है तो मैं आ जाऊँगा 100 घंटे में। तो आपके दैनिक जीवन में आसानी हुई ना। अगर आपको मेजरमेंट ही नहीं पता हो, किलोमीटर क्या होता है, कैसे मापते हैं, अगर ये मेजरमेंट का ज्ञान ही हमें नहीं हो तो सर हम कैसे कर पाएंगे? तो चीज़ें फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती, कठिन हो जाती हैं, है ना। ये भी होगा सर। इसके अलावा फिर एक और आवश्यकता क्या होती है मेजरमेंट की? आप ऐसा बोल सकते हो, इक्वेलिटी एंड फेयरनेस, समानता और न्याय। इन चीज़ों के लिए भी हमें मेजरमेंट की आवश्यकता है। अब भाई कहने की बात यह है, इक्वेलिटी या न्याय, भाई समाज के अंदर इक्वेलिटी होगी। इक्वेलिटी का मतलब है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको बोले कि भाई 10 रुपये में, 10 रुपये के अंदर आपको राइस मिलेंगे, 10 रुपये में आपको 5 किलो राइस मिलेंगे, गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के जो इम्प्लॉई हैं उनको मेजरमेंट ही नहीं करना आता होगा, तो सर एक को क्या करेंगे, एक को 10 रुपये में कितने भेज दे देंगे, एक को 10 रुपये के अंदर वो 10 किलो दे देंगे, एक को 20 किलो, किसी को 5 किलो। मेजरमेंट के बिना तो कैसे मापा जाएगा सर? तो ये इक्वेलिटी नहीं होगी तो लोगों के साथ न्याय कैसे होगा? तो इक्वेलिटी और फेयरनेस के लिए भी हमें क्या आवश्यकता होती है मेरे भाई? हमें आवश्यकता होती है सर मेजरमेंट की। तो ये मैंने कुछ आपको तरीके बताए कि हमें क्यों मेजरमेंट आवश्यक है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप लोग भी इस बात को अच्छी प्रकार से मेरे भाई समझ गए होंगे सर। ठीक है, क्लियर हो गई है बात? अब अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर, अभी मैंने एक बात आपको बताई थोड़ी देर पहले कि भी जिस चीज का भी मेजरमेंट किया जाता है उसको हमारे द्वारा फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। और मेजरमेंट करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं, कुछ यूनिट्स फिक्स की हुई हैं। तो उन यूनिट्स का भी ज्ञान आप सभी को अभी होगा आगे। अभी के लिए मैंने जस्ट बताया कि यूनिट नाम की कोई चीज़ होती है, हर चीज़ को मेजरमेंट करके हम लिखते हैं तो उसके साथ में कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक, कुछ शब्द लिखने होते हैं, उनको यूनिट्स कहते हैं। अगर लेंथ की, आपको लेंथ को माप के लिखोगे तो उसके साथ में मीटर, सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, वही क्या होती है, हमारी यूनिट होती है। अभी ये मत सोचना सर यूनिट की परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल भूल जाओ, अभी चिंता मत करो। तुम्हारे मन में कोई भी विचार आने से पहले मेरे मन में आ लेता है, लेकिन हर प्रकार की चीज को कब किस तरीके से आपके दिमाग में कन्वे करना है, किसकी डेफिनेशन आपको रटवानी है और किसकी परिभाषा आपको रटने से रोकना है मुझे, वो मेरा काम है। चिंता मत करिए, बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी हैं जो बुक में है, लेकिन मैं आपको याद नहीं करने दूंगा। आप करोगे तो भी रोक दूंगा आपको मैं, इस प्रकार से पढ़ाऊंगा। क्योंकि सर कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो रटली बाउंड हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ओके सर, चलिए सर। तो ये कुछ यूनिट्स, मैंने एक शब्द यूज किया, याद कीजिएगा, यूनिट या इकाई। एक मैंने शब्द यूज किया, मैंने कहा भी किसी भी चीज का मेजरमेंट करोगे तो उसको आप यूनिट के रूप में लिखते हो, आपको एक यूनिट लगानी पड़ेगी ताकि मेजरमेंट जो है वो हमारा भविष्य के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। समझ गए बात को? ओके सर। बिना यूनिट के मेजरमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। मेजरमेंट का मतलब ही होता है किसी भी चीज को यूनिट में लिखना। ओके सर। अभी जो ये यूनिट है ना मेरे भाई, इन यूनिट्स को हमने क्या कर रखा है, यूनिट्स को हमने क्या किया, यानी कि सर आप एक बात समझो कि यूनिट कितने प्रकार की होती है, यूनिट हमारे पास में कितने टाइप की होती हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं भाई यूनिट हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। किसी भी मेजरमेंट को हम करते हैं तो उसकी यूनिट लिखी जाती है कोई ना कोई, तो वो 2 प्रकार की यूनिट होती हैं। एक फंडामेंटल यूनिट होती है जिनको आप लोग
मूलभूत इकाई के नाम से जान सकते हो। और दूसरी हमारे पास में होती है सर डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न इकाइयों के नाम से आप लोग जिनको जानते हो। एक कुछ फंडामेंटल, एक डिराइव्ड, दो प्रकार की यूनिट होती हैं। अभी आपके मन में एक दिमाग में एक बात दौड़ने लग गई होगी, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 मूलभूत इकाइयां होती हैं। अभी रुक जाओ, वहां तक हम अभी नहीं पहुंचे। मैं आपको 7 फंडामेंटल यूनिट नहीं सिखा रहा हूं, मैं जस्ट ये कह रहा हूं यूनिट दो प्रकार की होती हैं। एक फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है विच आर इंडिपेंडेंट, यानी जो स्वतंत्र होती हैं, जो यूनिट इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र का सीधा सा और मेरे भाई सरल सा मतलब ये होता है, इंडिपेंडेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि सर जो यूनिट किसी दूसरे यूनिट के कॉम्बिनेशन से नहीं बनती, जो खुद में ही पहली यूनिट है, जो दूसरी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगी, उनको फंडामेंटल कहा जाता है। अब फंडामेंटल यूनिट किसकी होती है? फंडामेंटल यूनिट ऐसी क्वांटिटियों की होंगी जो क्वांटिटियां सबसे बेसिक होती हैं। हमारी पूरी विज्ञान में सबसे बेसिक बात क्या होती है? 3 बातें सबसे बेसिक होती है मेरे भाई। हमारी पूरी साइंस के अंदर 3 चीजें सबसे बेसिक हैं। ये क्यों बेसिक है वो भी समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा आगे चलोगे तो इस यूनिट के अंदर। एक तो मास, एक लेंथ यानी लंबाई, और सर एक है टाइम यानी समय। ये 3 हमारे पास में क्वांटिटियां जो है ना सर, ये 3 क्वांटिटियां हमारे पास सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल है। मतलब हमारी साइंस के अंदर कुछ भी बनेगा, कुछ भी बनेगा का मतलब, आप सभी ने स्पीड सुना है, चाल, वो चाल जो बनेगी वो भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगी। वेलोसिटी सुना होगा, वेग बोलते हैं जिसको, पढ़ोगे सारी चीजों को आगे, अभी तो शुरू भी नहीं किया हमने फिजिक्स ढंग से पढ़ना। वो सारे इनके कॉम्बिनेशन से। एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा, त्वरण, त्वरण भी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। वर्क सुना होगा, कार्य, कार्य भी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। एनर्जी सुना होगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा। पावर सुना होगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा। फोर्स यानी बल सुना होगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा। भाई कुछ भी पढ़ोगे तुम, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तैयार होता। कैसे होगा सर वो मैं सिखाऊंगा, क्यों चिंता करते हो? कोई 1 घंटे का काम थोड़ी वो सिखाना, 1 महीना लगेगा सर वहां तक पहुंचने में। पहली आपकी लगभग 3 यूनिट है, 3 से 4 यूनिट ऐसी हैं जो आपकी इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन में घूमेंगी, है ना? ध्यान रखना, तो आराम आराम से करेंगे सबको। अच्छा, अब ये जो मास है ना, 3 फंडामेंटल चीज है। मास को मापने के लिए हमने एक यूनिट फिक्स कर रखी, किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो ये जो 3 यूनिट है ना हमारे पास, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इन तीनों को हम बोलते हैं फंडामेंटल। तो ये किसी यूनिट के कॉम्बिनेशन से नहीं बनी है, अपने आप में अकेली है, तो इनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? विच आर डिपेंडेंट, ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो स्वतंत्र नहीं होती है मेरे भाई, उनको कहा जाता है सर हमारे द्वारा डिराइव्ड यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं होती है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। आप सभी ने सुना होगा, स्पीड का नाम सुना है, चाल, या आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी सर फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। अब देखो, दूरी का मतलब, दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। टाइम को सेकंड में। अपॉन में है तो पावर क्या लिखते हैं? माइनस की, तो मीटर पर सेकंड। स्पीड को मापने के लिए क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड। तो देखो, स्पीड को मापने के लिए जो यूनिट है ना, वो मीटर से और सेकंड से, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से बनी है। तो इसको हम क्या नहीं कह सकते? फंडामेंटल नहीं कहेंगे। तो स्पीड की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? डिराइव्ड, मतलब जो अकेली नहीं है, वो इनके कॉम्बिनेशन से बनी है। तो ऐसा ही कह सकते हो, जो इनके कॉम्बिनेशन से बने वो डिराइव्ड, वो क्या होती है सर?
डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न इकाई बोल सकते हो उसको। अभी मैंने बोला यूनिट कितने प्रकार की, अभी मैं बिल्कुल भी वहां पे नहीं आया हूं कि 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं, सब चीजों पे सीक्वेंस में आ जाएगा, एक एक करके आ जाएगा सर। ओके, तो मेरे भाई इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद आ जाइए आप लोग, है ना। और अब हम आते हैं, देखो जैसा कि मैंने कहा भाई, एक पुराने समय पे हम लोग चीजों का मेजरमेंट कैसे करते थे, हम चलते थे 1 कदम 2 कदम ऐसे भी माप लेते थे, 1 बिलात 2 बिलात 3 बिलात ऐसे भी माप लेते थे, है ना। 1 आंगल 2 आंगल, देखो ऐसे भी कई बार हमारी टंकी के अंदर पेट्रोल हो तो पेट्रोल को कैसे मापते हैं, ऐसे उंगलियों से, 4 उंगलियां 8 उंगलियां 12 उंगलियां ऐसे माप लेते हैं कई बार। अब जिसने ऐसा किया होगा, खेती बाड़ी करी होगी तो समझ जाएगा, जिसने नहीं करी होगी तो बोलेगा सर क्या मजाक कर रहे हो। तो अभी मजाक कर रहा हूँ, आगे चल के सीरियसली पढ़ेंगे, है ना। लेकिन सीरियसली पढ़ना और आसान हो जाए इसलिए मैं आपको दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाता हूँ। और फिजिक्स तो मेरे भाई पूरी की पूरी दैनिक जीवन से नहीं जोड़ोगे तो फिजिक्स आगे नहीं समझ पाओगे। शुरुआत में तो ठीक है, आपको हो सकता है मेरी कोई बात बकवास भी लगे, सर क्या बकवास कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है, अभी लग सकती है। लेकिन जब डीपली कंसेप्टों के अंदर, जब जहां पे तुम्हारा दिमाग घूमेगा ना, सर्कुलर मोशन आएगा जब, तब ये बातें मेरी याद आएंगी आपको, एक एक पॉइंट याद दिला दूंगा आपको कि मैंने उस टाइम पे ये मजाक किया था, क्यों किया था, एक एक चीज याद दिला दूंगा। फिजिक्स तो सर स्किल है पढ़ाना। तो भाई मैंने कहा समय समय पे हम अलग अलग प्रकार के यूनिट्स का उपयोग करते आए हैं। मैंने कहा चल कदम का यूज, ये बिलात का यूज। लेकिन सर ऐसा देखा गया कि यार अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने, है ना, अपनी तरफ से कुछ यूनिट बनाई और उनके सिस्टम सेट कर दिए। बोला भाई ये सिस्टम यूज करो तुम सारे के सारे। सिस्टम मतलब मेरे घर पे जाऊं मैं, मेरे घर पे जाकर के बोल दूं सुनो भाई सारे सदस्यों, जितने भी तुम मेंबर हो मेरे घर में, अगर आज के बाद तुम लंबाई को मापोगे ना तो तुम्हें सेंटीमीटर में मापना है, कोई भी मुझे मीटर में मापता नहीं दिखना चाहिए, ये मेरा सिस्टम है, मेरे घर में ये सिस्टम चलेगा। ऐसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिस्टम बना दिए, लोगों को कहा कि तुम ऐसे करो, इस चीज को ऐसे मापो। तो पहले सिस्टम कौन कौन से थे एक बार देख लें। तो मेरे भाई उन्हीं को कहा जाता है हमारे द्वारा सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो इकाइयां हैं उनके तंत्र, अलग अलग प्रकार की जो इकाइयां हैं मेरे भाई उनके सिस्टम, उनके तंत्र उनको कहा जाएगा। तो अलग अलग प्रकार की जो इकाइयां हैं उनके सिस्टम, कुल मिलाकर के मुख्य तौर पे हमारे पास में 3 सिस्टम प्रचलित हुए, है ना। 3 सिस्टम यूनिट्स के प्रचलित हुए मेरे भाई। सबसे पहला एक जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम आया, एक वैज्ञानिकों ने सीजीएस सिस्टम का निर्माण किया। सीजीएस सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया, वैज्ञानिकों ने कहा भी अगर आज कोई भी लेंथ को मेजर करेगा ना तो सी का मतलब वो लेंथ को सेंटीमीटर में मापेगा। आज के बाद तुम अगर लंबाई मापोगे सेंटीमीटर में, बोला मास को अगर तुम्हें मापना है तो जी का मतलब ग्राम में, अगर तुम्हें टाइम को मापना है तो तुम किस में मापोगे, सेकंड में। तो ये जो सिस्टम था ना, और आप चिंता मत करो अभी तक हमारे पास में मुख्य तौर पे 3 क्वांटिटियां ही खोज हुई थी। शुरू शुरू में हमारे पास में जो आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम जानते हो ना, डायरेक्टली थोड़ी खोज हो गई थी, पहले तो 3 ही थी, 4 तो बाद में जुड़ी हैं, अभी जोड़ूंगा मैं, अभी आगे चल के कब जुड़ी थी बताऊंगा आपको। फिर एक और सिस्टम आया, यूनिट का दूसरा सिस्टम आया मेरे भाई, एफपीएस। एफपीएस, इस एफपीएस सिस्टम में क्या बताया गया हमें, इसमें बताया गया कि भाई लंबाई को तुम मापोगे ना तो उसको फुट में मापना, मास को अगर मापो तो भाई पाउंड में मापना, और टाइम को मापो तो सेकंड में मापना, ठीक है। ये बात बताई। और फिर एक और सिस्टम आया जो इन दोनों से थोड़ा स्टीक था, सही था, उसको हम लोग बोलते एमकेएस सिस्टम। इसने कहा कि भाई लंबाई को अगर तुम मापो कहीं पर भी तो मीटर में मापना, मास को मापो तो किलोग्राम में मापना, और टाइम को मापो तो सेकंड में मापना, ठीक है। तो ये ठीक ठाक प्रचलित था, इन तीनों में से तो सबसे ज्यादा यही प्रचलित था। लेकिन यहाँ जो एमकेएस सिस्टम था ना इसमें भी हमारी सारी जरूरतें पूरी नहीं हुई। एमकेएस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी नई नई क्वांटिटियों की ऐसी खोज हुई कि जो इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाई, है ना। तो एक नया और जो आज हम आधुनिक यूज करते हैं, चौथा सिस्टम हमारे पास में आया जिसको आप लोग बोलते हो एसआई सिस्टम।
एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का अंतरराष्ट्रीय तंत्र। इकाइयों का जो अंतरराष्ट्रीय तंत्र आपका आया या अंतरराष्ट्रीय इकाइयां जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर हम सभी ने मिलकर के एक निश्चय कर लिया कि भाई देखो एमकेएस सिस्टम जो था ना वो ठीक है, एमकेएस सिस्टम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, थोड़ा और अपडेट करो। मतलब जो एमकेएस सिस्टम पीछे चल रहा था ना उसी को हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, या आप ऐसा कह सकते हो अपडेट कर दिया या मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड या मॉडिफाई कर दिया। किसको मॉडिफाई किया? जो पहले से हमारा एमकेएस सिस्टम था ना, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मापते थे, तो उसी को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। और बढ़ाने से क्या बन गया फिर हमारा, फिर एक नया सिस्टम बन गया एसआई सिस्टम। और बढ़ाने का मतलब है कि हमने सबसे पहला काम तो क्या किया भाई, अभी तक अपन सभी के पास में सबसे पहला काम किया, अभी तक हमारे पास में क्या था, अभी तक हमारे पास में फंडामेंटल जो चीजें थी ना, उन फंडामेंटल चीजों के अंदर एक तो कौन था, मास था। दूसरी चीज कौन थी, लेंथ यानी लंबाई थी। और तीसरी चीज क्या थी, टाइम यानी समय था। तो सबसे पहला काम क्या भाई, देखो इन तीन चीजों से काम चल नहीं रहा। अभी हमारी साइंस में नई नई चीजों की खोज हुई है, तो उनके लिए हमें है ना ये फंडामेंटल जो क्वांटिटियां हैं अपनी, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमें और यूनिट की आवश्यकता है, तो हमने और बढ़ाई। जैसे एक हमने क्या बढ़ाई सर, एक हमने बढ़ाई टेम्परेचर, यानी एक तापमान, नई फंडामेंटल क्वांटिटी बढ़ा दी हमने। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और लुमिनस इंटेंसिटी, यानी प्रकाशीय तीव्रता, और एक क्वांटिटी ऑफ मैटर बोल दो या पदार्थ की मात्रा। कुल मिलाकर के हमने तीन फंडामेंटल से ये क्वांटिटियां कितनी कर दी, 7 कर दी सर। मतलब एम केस में 3 थी, इसमें हमने कितनी कर दी, 7 कर दी। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या 7 कर दी। इसीलिए जो फंडामेंटल यूनिट थी ना हमारे पास, जो मूलभूत इकाइयां थी, उनकी संख्या भी 7 हो गई। मास को मापने के लिए हमने किसका यूज किया, एसआई सिस्टम में किलोग्राम का यूज करते हैं। लेंथ को मापने के लिए मीटर का, टाइम को मापने के लिए सेकंड का यूज करते हैं, और टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन का, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए एम्पियर का, लुमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मापने के लिए मोल का। तो ये 7 फंडामेंटल हमारे पास में क्या हो गई सर, यूनिट हो गई इकाइयां हो गई। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स की हमने डिस्कवरी कर ली सर, हमारे द्वारा खोज की गई। तो पहले क्या था, उन 3 क्वांटिटी से मिलकर सब कुछ बनता था। आज हमारे पास क्या है, ये 7 फंडामेंटल चीजें हैं, ये यूनिट हैं। इनसे मिलकर के ही बाकी सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स हैं ना, वो सारी मिलती हैं सर। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला का मैंने कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उसका जिक्र होने से पहले आपको सब कुछ सीख लेना पड़ेगा। ये जब ये सीख लेंगे तब आप उसके ऊपर आ सकते हो, वो एकदम से समझ में नहीं आएगा। और उसको एक बार शुरू करेंगे तो लंबा चलाना है हमें, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके सर, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब हमारे पास एक विषय आता है, एक बात आती है वो ये है कि सर आपको किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम, भाई मान लो भारत देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर 1-1 किलोग्राम के जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट होते हैं ना, वो सारे मान लो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर कौन बताएगा कि 1 किलोग्राम कितना होता है? वो आपको किलोग्राम की डेफिनेशन से पता लगेगा। 1 मीटर किसको माने? अभी आज तो तुम बोल देते हो सर 1 मीटर इतना होता, किसने बताया कि 1 मीटर इतने को ही मानोगे?
तो मीटर की डेफिनेशन चाहिए। सेकंड, 1 सेकंड किसने खोज करी कि 1 सेकंड को इतनी देर ही मानेंगे, हमारी घड़ी की सुई 1 सेकंड जो दिखाती है वो इतना ही टाइम क्यों है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं है। तो ये डेफिनेशन से पता लगेगा। एक केल्विन क्या होता है, एक एम्पियर क्या है, एक कैंडेला क्या है, एक मोल क्या है। तो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, मैंने एग्जाम्स में देखी है बहुत बार, डायरेक्टली हमारे पास में इनकी डेफिनेशंस, इनकी परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको भी इनकी डेफिनेशंस एग्जैक्टली अपने टिप्स के ऊपर, है ना, आपके टिप्स के ऊपर इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी मेरे भाई, है ना। अच्छा, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी परिभाषा हम लोग याद करेंगे। इनके अलावा जो हमारा एसआई सिस्टम था ना, इस एसआई सिस्टम के अंदर आपने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इनकी भी खोज की हमने। 7 फंडामेंटल के अंदर ही के साथ ही 2 सप्लीमेंट्री, ठीक है, 2 पूरक इकाइयां जो हैं इनको भी हमने यूज करना शुरू किया। हमने कहा भी 7 तो फंडामेंटल है, साथ में हमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की आवश्यकता और पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सर, देखा जाएगा, इनकी भी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। नाम के लिए बता देता हूं आपको, नाम के लिए बता देता हूं। तो एक तो है ना आपकी फिजिक्स में आवश्यकता पड़ेगी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब 2 डायमेंशनल में जो कोण बनता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और एक आवश्यकता पड़ेगी आपको सॉलिड एंगल की, यानी ठोस कोण, या जिसको आप बोल सकते हो ऐसा एंगल जो 3 डायमेंशन में बनता है। कैसे बनते हैं समझेंगे आगे। तो ये 2 चीजों की हमें और आवश्यकता पड़ी भाई। आगे चल के हम फिजिक्स में जो चीज पढ़ेंगे तो 7 फंडामेंटल और 2 ये जोड़ी हमने, जो एसआई सिस्टम था ना उसमें 2 हमने और क्वांटिटियां जोड़ी। और इनकी यूनिट क्या थी, इसको मापा जाता है प्लेन एंगल को रेडियन में, और इसको मापा जाता है स्टेरेडियन में, ठीक है। इसको स्टेरेडियन में मापा जाता है, इसको रेडियन के अंदर मापा जाता है। इस एंगल को थीटा से शो करते हैं और इसको हम ऐसा सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होंगी। तो हमें 7 वो और ये 2 ये, कम से कम ये 9 डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए सर। और डेफिनेशन याद होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में सीधा सीधा आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, नहीं मेरे भाई। आपकी जो बुक में लिखी होती इनमें से बहुत सारी ओल्ड डेफिनेशन लिखी हुई हैं जो अपडेट नहीं हुई है। तो मैं आपको अपडेट करके ही बताऊंगा इनमें से कौन कौन सी आज 2019-20 के बाद में चेंज हो चुकी हैं, वो बताऊंगा। तो करंट में क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का, या फिर डेफिनेशन से क्वेश्चन राइज कर सकता है आपको वो, क्योंकि डेफिनेशंस देने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। और आजकल तो हमारे साइंस के बहुत सारे कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं, वो घिसी पिटी परिभाषाएं जा चुकी इस समय उनका। तो अभी नए सिरे से क्या दी गई है वो परिभाषाएं आपको लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज का सेशन को हम यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, है ना। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। मुलाकात होगी आप सभी से अगले सेशन के अंदर, और इसको बढ़ाएंगे आगे। और इसी प्रकार से बच्चे अपने कंसेप्ट को क्लियर करते करते अपने लक्ष्य तक हमारी प्राप्ति होगी। जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो मंजिल आपकी बहुत दूर नहीं है, बस अपने डेडिकेशन के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। और अपनी आंखों के सामने अपना प्रयास हमेशा याद रखें, उसको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना है। बाकी चीज़ें हम मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।